सीधे संवाद का जरिया है शो ऊपर वाला देख रहा है। शो में आए मेहमान ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात बिना किसी रोक टोक बेबाक होकर कह सकें, इसके लिए शो में कोई एंकर नहीं होता, जो अपने आप में न्यूज इतिहास का अनूठा प्रयोग है। बंद कमरे में संबंधित मुद्दे पर चर्चा का हर पहलू कैमरों में रिकॉर्ड होता रहता है। कमरे में एक बजर भी रखा रहता है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में बजर दबाकर चर्चा को तुरंत रोका जा सके। हमारे आज के मेहमान हैं अबू आजमी, नेता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद अफजाल, नेता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, खालिद रशीद फिरंगी महली, मुस्लिम धर्मगुरु, नवीन जिंदल, नेता कांग्रेस, प्रभात झा, नेता बीजेपी, राकेश सिन्हा, संघ विचारक। कहाँ बैठा जाए? बढ़िया बढ़िया, जहाँ जगह बढ़िया। मोहम्मद अफजाल। खैरियत सब जी दुआ। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा अच्छा जी। किसी पार्टी से? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपनी तंजीम है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर वाला देख रहा है। हाँ जी, ऊपर वाले ही देख रहा है। ये क्या सायरन बजाना वो बजानी पड़ती है क्या? ये पता नहीं क्या सिस्टम बता। क्या सिस्टम है ये? बड़ा वजन बढ़ गया कुछ आपको लगता है मुझे? जी है ना? इधर दावते का उसका सीजन चल रहा है। लखनऊ साहब कब तशरीफ लाए? बस अभी चले आ रहे हैं। अरे वाह, कमाल है। नमस्कार जी। नमस्कार, आइए आइए जनाब। कैसे जिंदल साहब? ऊपर वाला देख रहा है। देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है, सुन कौन कौन रहा है ये देखने के लिए। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब मैंने देखा है, मैंने मौलाना वो अपना उमैर इलियासी साहब और महाराज शरीफ जो है ना, इन सब की एक दफ़ा मरतबा देखा बस रूम में, और उनमें झगड़ा हो गया था। अल्लाह के शुक्र है अब हम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बड़ी मुश्किल से। आइए आप इधर आइए, बैठिए। आइए आइए प्लीज़, इधर आइए ना। मैं इधर इनके पास बैठूंगा थोड़ा सा। हाँ जी। कुछ ऐसा इनसे भी कुछ ले लूँगा। नहीं ऐसा ना, बड़े है ना। आइए तो ठीक। आइए साहब, वेलकम। थैंक यू। ये बहुत अच्छा है। ये मंगल विरर बहुत अच्छा है जी। आज का मुद्दा, तिरंगे पर तकरार क्यों? चर्चा शुरू की जाए। इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। दरअसल मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के मदरसों से एक अपील करी है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में आतंकवाद जिस तरह से फैल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो मदारिस को और कहीं ना कहीं इस तरह से उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, तो हमने कहा कि कम से कम हम लोग इस तरह का इनिशिएटिव लेके कि आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्रीय ध्वज को मदरसों के अंदर फहराएं 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पे। पिछले 5 वर्षों से हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं, हमारा संगठन ऐसा करता आ रहा है, और इस साल भी हमने इसकी अपील करी। ये आपकी शुरुआत जो है ये काबिल कबूल इस नुक्ते नज़र से नहीं है कि मदारिस इस्लामिया ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये हमारे मुल्क की तारीख़ का एक हिस्सा है,
और मदारिस इस्लामिया में जिस दिन से मुल्क आज़ाद हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक हर रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे पर अपना तिरंगा लहराया जाता है। वहाँ पे नेशनल एंथम भी होता है, बाकायदा और सब प्रोग्राम होते हैं। आपकी इस पहल से ऐसा एक मैसेज जा रहा है आवाम में कि जैसे इससे पहले मदरसों में तिरंगा नहीं लहराया जाता था, ये बात इसको लेकर के लोगों के अंदर ये गलतफहमी पैदा हो रही है। देखिए कुछ मदरसे बहुत छोटे हैं, नहीं, बहुत छोटी जगह मैं चलते इस हैं। चीज़ के लिए वो मैं बात- कहता हूँ, लेकिन देखिए सुनिए ये मतलब ये बात सोचने की ही नहीं है कि कोई मदरसा जो है झंडा नहीं फहराता। और दूसरी चीज ये है कि नहीं, मदरसे मैं ये झंडा नहीं कह फहराने से रहा, मैंने कि ऐसा मुल्क नहीं की कहा, वफादारी देखिए। नजर नहीं आती। नहीं मोहतरम, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मदरसों में झंडा नहीं फहराया जाता, नहीं, मैंने आपके- ऐसा कोई लफ्ज नहीं कहा। मेरी गुजारिश है, जी, जी। देखिए एक बात सुनिए, हमने कोई खुदा ना खास्ता कोई फतवा के अंदर हम एक आम हिंदुस्तानी हैं, एक आम हिंदुस्तानी हमारी इसमें मैं जमात एक है। हस्तक्षेप करता हूँ। देखिए बात यह है कि संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ बातें कही गई हैं और उसमें है कि राष्ट्रध्वज का सम्मान है या राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रगान गाना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर नागरिक का एक दायित्व होता है। उसमें यदि कोई व्यक्ति या संगठन कोई एक पत्र लिखता है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना चाहिए कि वह इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, वो एक अपील कर रहा है। इस अपील का एक कारण है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। यह ज़रूर है कि हिंदुस्तान के अनेक मदरसों ने बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाई है, वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे मदरसों की संख्या सीमित है। बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे गली कुची में खुल गए हैं जो आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे मदरसे हैं, उनके पीछे शिक्षा का प्रसार कम है, अन्य चीजें अधिक हैं। उसका दो उदाहरण मैं इसको समाप्त करूं, मैं दो उदाहरण दे दूं, आप कीजिएगा। एक सीसीटीवी लगा लीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में किसी मदरसे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सवाल ये पैदा होता है। पूरी बात सुन बीच में हम एक बात याद करना चाहते मेरी बात पूरी बात करें। मैं यह बात इसलिए कहा कि जहां एक तरफ कलकत्ता मदरसा है जो सबसे प्राचीन मदरसा है पश्चिम बंगाल में, वहीं एक ऐसे मदरसा का एक केस सामने आया है जब वहां के एक शिक्षक को इसलिए पीटा गया कि वो नेशनल एंथम गाने की बात कर रहा है। चाहे घटनाएं इक्के दुक्के भी हों, वह एक सूचनाएं देती हैं कि मदरसों के भीतर सब ऑल इज नॉट वेल, और यदि ऑल इज नॉट वेल है तो मदरसे के मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात यदि सांप्रदायिकता है तो आप ये गलत। देखिए मदरसे ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में है। सिर्फ मदरसों में सिर्फ 3% मुस्लिम बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारा ये कहना है कि सब लोग पीछे इन मदरसों ही के पीछे क्यों पड़े, जो 97% बच्चे और हैं, आप उनको मॉडर्नाइज करके उनको अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। एक्सक्यूज मी, आपने आरएसएस को क्यों नहीं उत्तेजित किया कि वो लोग भी अपने हेडक्वार्टर ऑफिसेज पे झंडे लगाएं? और अबू आजमी साहब, अबू आजमी साहब मैं जवाब दे दूं, अबू आजमी साहब इसका जवाब दे दूं क्या? अबू आजमी साहब मैं आपको जवाब दे दूं, बताइए। आरएसएस की बात करते हैं, जब फ्रीडम मूवमेंट था, मैं घटना बता रहा हूँ, ये हमारी झगड़े की नहीं, ये हमारी जानकारियां होनी चाहिए। जैसे मदरसे की जानकारी हमें मिले, आपको संघ की जानकारी नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट में डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस के सरसंघचालक थे उस वक्त। वे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए तो संघ के स्वयंसेवकों ने जब कहा कि हम भगवा ध्वज लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, तिरंगा। आजादी के आंदोलन का झंडा वही तिरंगा है। कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के मंच पर, कांग्रेस के आंदोलन में, कांग्रेस के झंडे के नीचे हम जाएंगे। और संघ ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया है और सर संघ चालक, सर कार्यवाह, संघ के अधिकारी तिरंगा झंडा फहराते, हम उसका प्रचार नहीं करते, हम उसका प्रचार नहीं करते। 1947 को आपके यहाँ झंडा फहराया गया हेडक्वार्टर पर, उसके बाद दोबारा 26 जनवरी 1950 को, फिर 52 साल के बाद, जहां तक मेरे पास जानकारी है। ये जानकारी गलत है, एकदम गलत। जानकारी का स्रोत बताओ, एकदम गलत। देखिए सुनिए, मैं 47 से हम झंडा फहरा रहे हैं, तो 48 से फहराने में झंडे नहीं फहराए गए, झंडे ने, और झंडे के रंग पे भी, झंडे के रंग पे भी आपत्ति है। नहीं, वो तो संवैधानिक स्थितियां देखिए, वो जब बहस हुई थी, आज भी अगर आप हिंदी का संविधान उठाएंगे पहली कॉपी, तो उसमें जो चित्र हैं जो बाद के संविधान की किताबों में नहीं दिए गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चलते हैं, कौन सा ऐसा त्योहार है जो नहीं मनाया जाता? गणतंत्र और 15 अगस्त को छोड़िए, तिरंगा फहरा ही जाता है। सर एक्सक्यूज मी, लाखों बच्चे पढ़ते हैं। सर वही सरस्वती शिशु मंदिर की बात करूं मैं आपको, मेरे पास वीडियो क्लिपें हैं, उसमें छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल 8 साल की है, वो कह रहे हैं कि हमें बताया गया कि मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है,
एकदम और गलत। सुनिए, बच्चे बोल रहे हैं, मैं आपको ना, ना, दिखाऊंगा। ना, आप मुझे बच्चे दिखा दीजिए। बच्चे 6 साल 7 साल के बच्चे बोल रहे भाई, अगर हैं, आप बोले दिखा कि देंगे, तो बोले सवाल ही नहीं। उनसे कैसे निपटोगे, बोले हम उसके लिए हथियारों की ट्रेनिंग अबू कर रहे आजमी हैं। साहब, आप देखिए, डिबेट सर, मैं आपको दिखाऊंगा। आप डिबेट को एक आप डिबेट भाई को देखिए, आपने सुनिए तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपने जो लेटर लिखा अबू है, आजमी साहब, अबू आजमी अगर साहब, मैंने नहीं मैं आपका दिखाया बड़ा ना- सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस स्तर पर जाएंगे अगर नहीं, सर मैं नहीं दिखाऊंगा ना तो मैं गुलामी सर, दिखाऊंगा मसला आपको। ये है, देखिए, आपकी मसले पे गुलामी- आइए। मैं आपको सुन लीजिए। दिखाऊंगा। देखिए, असल में क्या है, सुन लीजिए। मैं सिर्फ, मेरा जो गुजारिश थी वो किस वजह से थी कि आज कहीं ना कहीं मुसलमान जो है आतंकवाद को लेके हाशिए पर है। अच्छा, नवीन जी और को बोले कहीं ना कहीं नवीन देखिए जी एक ने बात इस बात सुनिए, नहीं कमेंट चाहे किया। वो पाकिस्तान की वजह अच्छा, से एक बार या नवीन किसी जी की बोले। वजह से, और हम लोगों को देखिए एक बात सुनिए, किसी भी मैं आप जितनी जिम्मेदारी से कहते हैं, मैं इसके ऊपर इसकी कदर करता नवीन जी, एक बार हूं। लेकिन अपनी- मैं अपनी सिर्फ एक प्रतिक्रिया- बात पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं जब आतंकवादी घटनाएं होती है, क्यों नहीं हमारे मदरसे और हमारे और उलमा लोग उसके ऊपर क्यों नहीं आगे वो नौज बिल्ला हमेशा बोले क्या बात नहीं, करते हैं? अरे आप बाप रे, एक बात आप सुनिए। ऐसा इल्जाम लगाओगे? जैसे मौलाना 5-5 लाख आदमियों की मीटिंग करके नहीं, आतंकवाद के खिलाफ ऐसा है, उलमाओं एक बात ने सुनिए, और नहीं, बीस सुनिए, साल, सुनिए। एक बात सुनिए, 20 साल लगातार आतंकवाद हुआ है पूरे देश के अंदर। जी हाँ, जी। 20 साल से बराबर। आज नहीं, कोई आज 2-4 दिन की भाई बात नहीं है। मेरे शाह, लेकिन यहीं किसी दिल्ली में, एक सुन लीजिए, मदरसे यहीं ने- दिल्ली देखिए, में- ये बाद में सुनिए। अभी जाकर देखिए, मैं जहां तक जानता हूँ, देवबंद ने और दूसरे मदारिस ने, जो बड़े बड़े मदारिस हैं, उन्होंने आतंकवाद के ऊपर, जब हम लोगों ने जो है आतंकवाद के ऊपर बातचीत करी, जमीन पे जाकर बातचीत करी, कि इसका मजहब है, भाई इस्लाम से कोई शाह, लेना देना सुन नहीं। लीजिए, सुन तब लीजिए। जाकर अब आप- देवबंद अब ने आप 20 बात साल सुन के बाद, लीजिए। 20 साल के बाद देवबंद ने कहा कि हाँ, आतंकवाद 20 का साल के मतलब बाद? इस्लाम नहीं, भाई, जो हम इनकी जो इनके आप 20 साल हम आपको 100 साल पहले का वाक्य बता रहे हैं। सुन लीजिए, हमारी एक बात सुन लीजिए, हमारी एक बात सुन लीजिए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा मैं इस दिया। बात को कब हमारे कह रहा हूं? हमारे हम मुल्क की साथ खड़े हैं। हमारे मुल्क की हम तारीख उसके में साथ खड़े हैं। उसका तस्करा अरे क्यों नहीं तो होता? फतवा का क्या हुआ 47 मैंने वो फतवा 47 में क्या हो गया? अल्लामा फजलहा खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ मौलाना फतवा साहब, दिया। आप डिबेट, वो मौलाना साहब सुन लीजिए, सिलसिला मौलाना मौलाना साहब, आने की मौलाना- सजा एक बार हुई। मैं यहाँ एक मिनट जवाब दे दूं। मौलाना साहब, आप सुन लीजिए, अब बहुत बोल लिया आप। वो अरे सिलसिला आप सुन लीजिए तो। आखिरी बात सुन लीजिए। अरे नहीं नहीं, आखिरी बात क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जो उलमा पे अरे कोई सवाल उठाया है, ये इस डिबेट मुल्क का में- टॉपिक तो नहीं है। इस मुल्क में हमें सबसे तकलीफ इसी बात पहले, की है इस मुल्क कि में इतना सबसे अच्छा सिलसिला, पहले इतना बड़ा सिलसिला, आतंकवाद और के उसके खिलाफ बावजूद उलमाई आज ने पूरी दुनिया में जंग आज लड़ी और उलमा पठानकोट ने के अंदर फतवे हुआ, दिए। आप देखिए ना देखिए पठानकोट देखिए, में एक बार हुआ, एक बार किसने क्या किया? नवीन जी बोले नहीं है, मैं एक सेंटेंस पूरा करके बता दूं। देखिए, डिबेट का हमारा टॉपिक ये है कि मदरसा में राष्ट्रीय झंडा फहराने का है। यदि डिबेट को हम जहां तहां ले जाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। खाली एक उत्तर इनका दे देता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि आपको ध्वज के रंग पर ही सवाल था। इन्होंने बहुत बुनियादी और बहुत सही सवाल उठाया है। आपको मैं बता दूं कि 2 अप्रैल 1931 को कराची में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हम सबको रखना चाहिए। कराची में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई थी कि झंडा हमारा क्या होना चाहिए। 7 सदस्यों में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, मौलाना आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, डीवी केलकर और हार्डिकर। ये 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों को कहा गया जुलाई तक आप रिपोर्ट दीजिए। इन्होंने अगस्त में रिपोर्ट सौंपी। 7 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट सौंपी कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज भगवा झंडा होना चाहिए। ये 7 सदस्य थे। बाद में उस पर और डिलीवरेशन हुआ और तिरंगा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया। जिस दिन इस देश ने तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज माना, हमारी अपेक्षा यह है कि मदरसा हो या कोई और स्कूल हो, चाहे सरकार के द्वारा संचालित हो या किसी धार्मिक संस्था के द्वारा संचालित हो, यदि एक भी जगह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है तो मैं मानता हूं कि पूरे देश का अपमान हो रहा है और मदरसा इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत से मदरसा इसके लिए जिम्मेदार है। कोई भी मदरसा तिरंगे का अपमान नहीं करता। जुलाई 1947 में इस तिरंगे झंडे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव किया। उस दिन से लेकर के आज तक हर मदरसे में झंडा लहराया जाता है और इंशाल्लाह आज क़यामत तक झंडा लहराया जाएगा। जो एक वाकया कैलकाटा में आया, हुआ उसकी अरे आधी डिबेट पे मुझे भी मौका देखिए सर, मेरे ख्याल से मुद्दा ये है कि इन्होंने, आपकी जो संस्था ने कहा है कि 26 जनवरी पे तिरंगा झंडा फहराना चाहिए मदरसों में भी। ठीक है जी, मैंने तो इसके लिए लंबा संघर्ष किया, 10 साल लंबा संघर्ष किया कि हर व्यक्ति को ये हक मिले कि हम हर रोज़ अपने देश का झंडा अगर कोई सम्मानपूर्वक ढंग से लगाना चाहता है तो लगा सके। तो मेरा ये मानना है
कि अगर कोई झंडा लगाता है तो वो अपने मज़हब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि उन्हें देश से लगाव है और उन्हें देश में अपना विश्वास है। ये केवल एक प्रतीकात्मक कदम है। जैसा आप ठीक कह रहे थे कि झंडा लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, झंडा ना लगाने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। तो ये अपनी लोगों की स्वेच्छा है, तो उसमें हम तो हमेशा ही कहते रहते हैं लगाना चाहिए। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हर रोज़, जैसे हमने जो है आप सबको भेंट किया, मैं आपको कर नहीं पाया, समय नहीं था, तो सबने बहुत खुशी से, आप लोगों ने सबने झंडा लगाया। तो इसलिए अगर कोई मदरसा, इन्होंने अगर आपने कहा कि मदरसों में लगना चाहिए, हर स्कूल में लगना चाहिए, हर स्कूल में, हर कॉलेज में लगना चाहिए, ताकि जब जब हमने तिरंगे झंडे को देखें, झंडा हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाए। लेकिन अगर कोई नहीं लगाता है तो ना लगाए, कई कारण हो सकते हैं नहीं लगाने के भी। नहीं, लेकिन नवीन जी, हाँ जी, इस बात का आग्रह इस देश में होना ही चाहिए, जैसे आपने अदालत में लड़ाई लड़ी, ऐसे ही देश के अदालत में जनता है, और जनता को जागरूक करना कि नहीं तिरंगा आवश्यक है। क्या अपने अपने संस्थानों में नहीं लगाना चाहिए? प्राइवेट कंसर्न जो है, एक मिनट, प्राइवेट करें, नहीं, इसीलिए अगर उन्होंने कोई निवेदन किया है, निवेदन ही हमने गुजारिश ही करी, उसमें शब्द पूरी बात में कर लूं, आखिरी एक मिनट। जी, मेरा क्या कहना है कि जो चीजें हमें प्रेरणा देती है, आपको भी प्रेरणा देती है, हम सबको प्रेरणा देती है, वो तिरंगा है, उस पर कोई विवाद है ही नहीं। लेकिन अगर कोई निवेदन करता है तो उसके इंटेंशन पर हमको शंका नहीं करना चाहिए। और आज भी ऐसा है, खाली मदरसा नहीं, बहुत संस्थान ऐसे हैं। देखिए, धीरे धीरे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त क्या त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं, लेकिन आप अगर गौर से इस बार ही देखिएगा, बहुत ताकत से पहले माना। एक क्लास मैं पढ़ता था, जब आप सब पढ़ते होंगे, तो क्लास की सजावट नंबर 1 कौन सा आएगा, उसके वो प्रमाण पत्र दिया जाता था कि कक्षा 1 बच्चा कौन सा तिरंगा लेके आएगा। तिरंगे लेकर लोग गाड़ियों की तरफ बेचते थे, तिरंगा लेके, कि कौन लेगा प्लास्टिक का। मेरा क्या कहना है कि तिरंगा के प्रति कोई विवाद नहीं होना चाहिए और तकरार नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात की प्रेरणा सदैव होनी चाहिए कि तिरंगा हमारे, मैं इनसे बहुत खुश नवीन जी से हूं कि इन्होंने कहा कि नहीं लगना चाहिए, स्वाभिमान से गाड़ी पे भी लगना चाहिए, गाड़ी पे लगाए, कहीं पर भी लगाए। बिल्कुल। ये सब चीजें उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीते। और मुझे कहना है कि हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन हाँ, अगर कोई कलकत्ता की बात आप कह रहे हैं, अगर हुआ तो अच्छी बात नहीं कही जा सकती। देश में हर जमाने में अपने ही मजहब के खिलाफ करने वाले लोग पैदा हुए। नई बात नहीं, हिंदू धर्म में भी हिंदू के खिलाफ काम करने वाले, सुनिए ना, मुस्लिम धर्म में भी मुस्लिम समाज जो चाहता है उसके खिलाफ करने वाले लोग हैं। दारू पीना मना है, क्या मुसलमान नहीं पीता? क्या बहुत से पीते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कहता। वो कुछ लोग खराब हर धर्म में, हर जमाने में हुए हैं, लेकिन ये मदरसों की बात क्यों शुरू हो गई? ये कारण मेरी बात सुनिए, इसका मैं शक नहीं है। 2 सितंबर 2015 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। जी। उस फैसले में कहा कि सभी मदरसों को में सरकार इंश्योर करे कि सभी मदरसों में राष्ट्र ध्वज 26 जनवरी और 15 अगस्त को फहराया जाए। अब उच्च न्यायालय के फैसले पे कोई ऐसा नहीं कि रातों रात को न्यायाधीश ने फैसला लिख दिया। जी। उस पर बजाबते बहस हुई होगी, प्रमाण दिए गए होंगे, और जो लोग उससे वाकिफ नहीं है, कम से कम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से मुझे लगता है कोई आरएसएस वाले गए होंगे। नहीं, देखिए, हाईकोर्ट का जज आरएसएस का नहीं था। मेरी बात सुनिए, हाईकोर्ट के निर्णय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरएसएस के लोग क्या कोर्ट में जा सकते हैं? हाईकोर्ट के फैसले का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले हम लोग लगा नहीं रहे। हमारा आपने जो खत लिखा वो सिर्फ मदरसों को ना लिख के तमाम न्यायालय ने फैसला मदरसों पे दिया। 2015 का फैसला सुना, उसके बाद उन्होंने लिखा, इनको प्रेरणा मिली न्यायालय के फैसले से। इन्होंने 5 साल से कर रहे हैं, अभी तो ये 15 का फैसला है, 5 साल से कर रहे हैं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे तकलीफ भी बुझाती है। कर रहे हैं, अरे पहले से देखिए, मुझे पहले से कर रहा हूं। आप न्यायालय के फैसले का बहुत इज्जत करता हूं, पूरा मदरसा करता है। यदि आप करते संदेश क्यों दिया जा रहा है? हाईकोर्ट के निर्णय को क्यों नहीं? मेरी तकलीफ तो सुनिए,
कौन नहीं मान रहा? आजमी साहब कहा कि आरएसएस का कोई होगा। नहीं, देखिए, मैं हजरत मौलाना, आपने जो एक सवाल किया ना, मुझे इस बात का एतराज है, मुझे अफसोस इस बात का, मुझे अफसोस इस बात का, आप ये कहते हैं कि आप जो मदरसों को कहा और मदरसों को भी कहते, तो मैं इस बात को समझ में आता। आप सिर्फ ये मेरे ऊपर इंटेंशन, मुझे पता है मेरी तकलीफ क्या है। 2002 से जब से हमारा संगठन शुरू हुआ है, मैं बताऊं आपको, मेरी जिंदगी की जाती तकलीफ है ये कि मैं एक कलकत्ता के सफर पे जा रहा था, तो मैंने देखा कुछ उलेमा जो है ना बैठे हुए थे, तो वो उतर के ट्रेन से जैसे निकले बाहर, तो उन्होंने कहा, वहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा देखो ये जा रहा मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन की फौज है। हर मौलवी, हर मुसलमान को जो दाढ़ी वाला था उसको आतंकवादी समझा जाता था। तो हमने उसके खिलाफ जंग लड़ी है, हमने उसके खिलाफ जंग लड़ते हुए हम इस मकाम पे आए कि आज आजमी साहब देखिए, हम उस मकाम से जंग लड़ते हैं यहाँ तक आए, हमने इतनी लड़ाई लड़ी है। मैं इनका जवाब दे दूं। आपकी गिनती इंटेलेक्चुअल में आती है। आप जानते हैं कि 1757 से लेकर कितनी जंग लड़ी है मुसलमानों, उलमाओं ने लड़ी है, कितनी उसके साथ जुल्म जाती हुई है। ये दाढ़ी वाले मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, तो लड़ती क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, कह रहे हैं ना, अभी क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है, कोई कर रहे हैं ना, कमेंट हुआ वो बता रहे हैं। नहीं, आम बात हो गई सर, सुनिए, आम बात हो गई है, आप सुन लीजिए, ये आम बात हो गई सब देश के अंदर। आप सुन लीजिए, मैं इनका इमेज पैदा किसने की, आप सुन लीजिए, बनाई किसने, क्या मुसलमानों ने? आप सुन लीजिए, ये मिथ अगर पाकिस्तान में अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है। हाँ, यह मिथ अमेरिका से इंपोर्ट। हाँ, मानता हूं मैं इस बात। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मानता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई कोई संस्था किसी भी मुसलमान को के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करती है। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे जो भी धर्म का है, वह समान रूप से देशभक्त है। सवाल वहां उठता है जब किसी खास स्थान पर खास तरीके से व्यवहार होता है, तो हम उस पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं इंटेलेक्चुअली। तो उसका जनरलाइज ऐसे लोग करते हैं जिनको सांप्रदायिक राजनीतिक रोटी सेकनी है। हमने 2-4 मदरसों को कहा कि आप ऐसा कीजिए, सारे मदरसा खड़ा हो गए कि मुसलमानों के साथ अन्याय, कैसे अन्याय? यदि आप मुझ में कोई दोष ढूंढेंगे तो पूरे आरएसएस का में कैसे दोष हो जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूं, कोई मुसलमान गलत तो पूरा मुसलमान का गलत हो सकता है। ये गलत कहना है। एक मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल सर, क्या मदरसों में तिरंगा फहराना गलत होगा क्या? नहीं, सही होगा, फहरानी चाहिए। आपको तो आज अपील करना चाहिए। नहीं, अपील क्यों करें? अगर नहीं सर नहीं फैलाते हो तो नहीं फैलाते, शुरुआत ये बात है सर, अगर नहीं साहब कहीं ना कहीं ये बात है, अगर नहीं फहराते हैं ना तो मैं जरूर अपील करूंगा। आप बोलिए, अपील करिए। क्यों फहरा रहे हैं ना पहले से? देखिए, आप दोनों को अपील करनी चाहिए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर मौलाना अब्दुल अजीज दहलवी हों, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली हों, या आप नीचे तक चले आइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, और इसी के साथ साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, अगर नाम लिया जाए तो पूरा शो उसी नाम पे ख़त्म हो जाएगा। इतने उलमाए कराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और सितम शरीफी, और इससे बड़ा मजाक भाई मेरे, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ी सितम शरीफी क्या होगी? हम ही से कहा जा रहा है, हम ही से कहा जा रहा है कि आप तिरंगा लहराइए। भाई हम तो तिरंगा लहराते ही हैं, दारुल उलूम, फरंगी महल हो, नदवा हो, देवबंद हो, हर जगह तिरंगा लहराया जाता है। अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र, और भारत में आज भी हम सीना ठोक कर कहते हैं कि भारत माता की रक्षा करने वाला कौन? 1965 के युद्ध में कौन था सर? एक बात, आज भारत के संविधान में सबसे बड़ा व्यक्ति अब्दुल कलाम आजाद, किसने? ये सब सोचना पड़ेगा। और इसलिए अगर कोई अपील करता है तो मेरा कहना है अबू आजमी साहब, उसमें आपको भी एक हक, अब ये हम प्रमाण कहें, कहीं ना कहीं कोई उन्होंने निवेदन ही तो किया। ये कहिए ना, आप ये कहिए ना कि यदि आप ये कहिए, आप मैं उनके निवेदन का एतराज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जितने भी सबको कहिए ना, जितने भी तालीमी इदारे, आपने अभी फरमाया कि जैसे पहले 15 अगस्त मनाया जाता था स्कूलों में, वैसा अब नहीं मनाया। आरएसएस के बारे में आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। आज चैनल पे सिर्फ ये बता दिए कि 1947 से लेकर आज तक आरएसएस हेडक्वार्टर में 26 जनवरी 15 अगस्त को कितनी बार झंडा लहराया? हमें नहीं मालूम, हम आपसे फहराया गया ये बता दीजिए। 26 जनवरी 15 अगस्त को, देखिए सर, 26 जनवरी 15 अगस्त को सदैव झंडा फहराया जाता है, और राष्ट्र ध्वज के प्रति जानते क्या होता है? तिरंगा झंडा लहराया जाता है। तिरंगा झंडे की बात कर रहा हूँ। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है
तिरंगे पर तकरार क्यों? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। आरएसएस वालों का काम ही है नफरत फैलाना। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जिसका कोई योगदान नहीं, वो दूसरों को देशभक्ति का संदेश दे रहा है। इसको आप हास्यास्पद के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कई मदरसे हैं जो 15 अगस्त को भी 26 जनवरी को भी झंडा फहराते हैं देश का अपने यहाँ। हम सब भारतीयों की एक जिम्मेदारी भी बनती है और हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है, प्राउड की बात है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे हो चाहे स्कूल हो, सब जगह 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम आते हैं और अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं। से आरएसएस के लोग अगर ये कहते हैं तो हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या नागपुर के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? नहीं फहराया जाता है। और जहाँ तक संघ मुख्यालय पर राष्ट्र ध्वज न फहरने की बात है तो वो एक संस्था का कार्यालय है और अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, सामाजिक और राजनीतिक। उनके अपने अपने ध्वज हैं, अपने अपने ध्वज अपने अपने संस्थाओं पर फहराती हैं। लेकिन जहाँ तक विद्यालय की बात है, विद्यालयी विद्यालयों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करके राष्ट्रीय जीवन में आते हैं, तो उनको अपने राष्ट्र गौरव का, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का बोध और ज्ञान दोनों होना चाहिए। ये जो है आपने जो ये जो इस तरह के नौटंकीबाज चीज़ें आपकी जो आपने शुरू कर दिए है, देश से मोहब्बत है, संविधान से मोहब्बत है, हमारा जो ट्राई कलर है, हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारा जो नेशनल एंथम है, उससे हमें भरपूर मोहब्बत है, इज्जत है। लेकिन आप ये सब ड्रामाबाजी कम कर दीजिए। ये मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश है, ये मदरसों को बदनाम करने की कोशिश है। पूरे हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं, चाहे बड़े हो छोटे हो, मकतब हो, जहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, अरबी पर्शियन की पढ़ाई होती है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान में 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है और कौमी तराने गाए जाते हैं। इसमें कहीं मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं है और हमें सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें भी निवेदन शब्द है बार बार। इन्होंने जो हम लोगों का जो गलत फहमियां है ना, हम लोग और नजदीक आना चाहिए। जरा हम और आप बैठना चाहिए। बिल्कुल, ये 15-20 दिन में एक मीटिंग होना चाहिए। बिल्कुल, कि हम इस देश में आपस में भाईचारगी कैसे फैलाएं, गलत फहमी कैसे दूर करें। अबू आजमी साहब, इस देश में बुद्धिजीवियों का एक तबका रहा है, खास करके कांग्रेस वामपंथियों की एक राजनीति रही है, जो कि वोट बैंक की राजनीति के तहत मुसलमानों में एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स डाला है, उनको मुख्य धारा में जुड़ने से रोका है। और मैं दूसरी बात आपको कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा पहल की है कि सामाजिक संवाद हो। यदि सामाजिक संवाद की बात नहीं होती, तो 47 में जब देश विभाजित हो रहा था तो हम दुखी थे। हमने एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं कही। संघ चाहता तो उसमें एक कम से कम मेमोरेंडम दे सकता था कि पॉपुलेशन का एक्सचेंज हो जाए। संघ ने कहा नहीं। चूंकि हम मानते हैं इस देश की एकता का आधार सांस्कृतिक है और ध्वज को हम उसी सांस्कृतिक आधार मानते हैं। तो आपने 92 में बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़वा दिया? किसको? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद है ही नहीं। तो बस यही बात करते हैं। जब ये आप बात आप जब ये बात कर रहे हैं इतनी आपके अंदर अपना हिस्सा पसंद है, ये फिर वही बात। ये तो फिर दिन में नहीं मान रहे। मुसलमानों का भाई साहब देखिए, आप दुनिया की कोई किसी की बात नहीं मानूंगा है कि वो आज भी बाबरी मस्जिद है, किसी की बात नहीं मानूंगा, वो मस्जिद थी। देखिए अबू आजमी साहब, आपने तो मेमन के भी फांसी पर 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद मेमन के, अभी मस्जिद की बात कर रहे हैं, आपने मेमन के भी फांसी पर सजा उठाया था। पहले इसकी आप सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गए कि उसे फांसी मत दो। पहले बात करते हैं, उसके बाद मेमन बात करेंगे। आप उसके 6 दिसंबर मैंने इसीलिए तो 10,000 मुसलमान मुसलमान कभी नहीं कह रहा है। आपने एक देशद्रोही के फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल खड़ा किया। देशद्रोही को तो मैं टुकड़े करे कुत्ते को खिला देना चाहता हूं। मैं देशद्रोही को, मैं देशद्रोही को मेमन को क्या मानते हैं? मेमन को क्या मानते हैं? आप दर्शकों को बता दीजिए कि मेमन को आप क्या मानते हैं? मेमन को फांसी हो गई, अब उसमें जो कोई बात क्या मानते हैं? देशद्रोही नहीं, आप बता दें। आज बोलने दीजिए। आज तक नहीं, आप बताइए मेमन को हमारा मकसद है आज का। हम बस हमारा मकसद जो है वो तिरंगे, हमारा मकसद है कि आज एक बार बोल दीजिए ना। मुझे देशद्रोही था, आप बोले देशद्रोही था। सबको चुप कराइए। एक बार को बोलने दीजिए, मेमन देशद्रोही था और आपने गलत किया था। ऐसा है कि मेमन को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है
कि मेमन बम ब्लास्ट के पहले यहां से भाग गया था। मैं इसलिए जानता हूं कि मुझे भी इस केस में जबरदस्ती पकड़ा गया था, मैं कसूरवार नहीं था, बेकसूर 1 साल जेल में था, कोई मेरी गलती नहीं थी। मैंने टिकट बनाया था बॉम्बे दुबई बॉम्बे, सुनिए, और मुझे कहा गया किसने कराची भेजा, कोई कराची नहीं गया। सुनिए कैसे फंसाया जाता है आदमी, सुनिए वो आदमी वहां से दाऊद इब्राहिम का, वो आदमी वहां से दाऊद इब्राहिम का अपने भाई का सबका एड्रेस लेकर के, खबर लेकर के सीबीआई में गया, सीबीआई में गया, मुद्दा कहीं और जा रहा है और उसका सेटलमेंट हुआ। हमारे मुल्क ऐसा कि 22 साल सजा उसको हुई जेल में। अरे वो मैं नहीं जानना चाहता, देशद्रोही था कि नहीं? देशद्रोही था या नहीं? देखिए मैं ना देशभक्त कहता उसको सजा हो गई, उसके बाद जिसने बम ब्लास्ट में जिसने आरडीएक्स रखा, जिसकी वजह से 50-50 लोग मरे, उसमें किसी को फांसी नहीं हुई। आप इतिहास मत पढ़ाइए, आप खाली एक लाइन आप न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने गए थे, आपने आलोचना की। ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट तक जहां एक कोर्ट के आर्डर को चुनौती दी जाती है, लास्ट में जो फैसला उसे मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे मान लिया। 3 बजे तक चला वो मुकदमा, आप लोगों की वजह से रात को 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक मुकदमा चला, 3 बजे तक मुकदमा चला। लेकिन उसके बावजूद जब आतंकवादी हो गए तो 10,000 मुसलमान की बात में स्पष्ट रहे, आप बताइए। हम लोग कौन थे, हम लोग ऐसा मुद्दा नहीं है, कब ऑब्जेक्शन उठाया कि मेमन हमारा हीरो नहीं है, हमारा मेमन। अच्छा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए किसने किस मुसलमान पूछना चाहता हूँ, आप मेरी पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर किसने खराज अकीदत पेश करी, कौन सी दलील है? अपनी सारी जिंदगी के खिदमत में लगा दी। आप बोलते ही आप मेरे पर तो ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय राष्ट्रभक्त की नजर से आप बोलिए, मेरे से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो नहीं सकता भाई साहब। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ मेमन के ऊपर बोल दीजिए। आज के इस प्रोग्राम मेमन आपकी तरह था क्या? आज के प्रोग्राम के जरिए मेमन पे भाई साहब, मेमन को तो छोड़ो, वो तो 10,000 मुसलमान क्यों पहुंच गए वहां पे? आप जैसे लोगों की वजह से पहुंचे 10,000 मुसलमान, उसके जनाजे के अंदर 10,000 मुसलमान कैसे पहुंच गए? वो मेमन के जनाजे में 10,000 मुसलमान कैसे पहुंच गए? ज्यादा पहुंचे हो वो 10,000 तो 20,000 पहुंचे होंगे, लेकिन वो क्यों आप लोगों ने उस पर एतराज नहीं उठाया? ये आतंकवादी के ऊपर कैसे मुसलमान जा सकते हैं? सारा मुसलमान आदमी मर गया, बात खत्म हो गई। किसी के मरने के बाद आप मुसलमानों की बात करते हो। बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जब कोई मर गया तो उसकी हुजूर ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई नहीं पढ़ाई है। नमाज पढ़ाने को मना नहीं कहा, नमाज तो पढ़ाने को मैं मना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ 10,000 क्यों पहुंचे, 20,000 क्यों पहुंचे? एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ क्यों नहीं पहुंचे, ये बता दीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उसी दिन क्यों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उसी दिन कितने मुसलमान पहुंचे वहां पे? देखिए वो जो तिरंगे का मुद्दा है, आज के इस प्रोग्राम के जरिए से हम लोग कोशिश होनी चाहिए कि जो अपने बच्चे हैं, जो नौजवान हैं पूरे हिंदुस्तान, उनके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा करें कि तिरंगा हम क्यों लगाएं और तिरंगे का मकसद क्या है। जैसे राधा क्यों नहीं लगाया, जैसे राधा कृष्णा साहब ने फरमाया कि जो तिरंगे के तीनों रंग हैं, तिरंगे के जो तीनों रंग हैं उसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया तीनों रंग का मतलब ये है कि ये करेज हो या लव हो या उसी के साथ साथ पीस हो या फेथ हो, ये सिंबलाइज करता है। तो ये सिंबलिज्म हम अपने बच्चों के अंदर ये जज्बात पैदा करें इन तिरंगे के तीनों कलर के जरिए से। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई बच्चा नहीं होगा जो कि अपने घर या अपने इदारों में तिरंगा ना लगाए। और आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम अपने यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल में हर साल तिरंगा लगाते हैं तो उसमें मुस्लिम बच्चों के साथ साथ बड़े पैमाने पर
हिंदू लोग भी शामिल होते हैं और हर साल अखबार में छपता है। कोई लखनऊ में आगे आपकी तरफ से मैंने अपील करी, मैं आपकी बात की ज्यादा अपील होगी। आप अगर गुजारिश करते हैं तो आप तो मेरे को मोहम्मद अफजाल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तमाम इदारे, तमाम तंजीमें तिरंगा लगाएं। हम खैर मकदम तो मैं जी आप सबसे छोटा हूं, तो मैं आप सभी से ये हाथ जोड़ करके जो है विनम्र प्रार्थना करूंगा कि तिरंगा झंडा जो है हम सबको जोड़ता है। हम सबके बीच में हम ये है कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं, हर रोज़ जो है हर मदरसे के ऊपर, हर स्कूल के ऊपर, हर घर के ऊपर मेरा तो सपना ये है कि जो लगाना चाहे वो खुशी से, गर्व से, सम्मानपूर्ण ढंग से लगाए। और खाली लगाए ही नहीं, झंडे के जो देश के जो उद्देश्य हैं उनके प्रति जो है अपना जीवन व्यतीत करे। हर रोज़ जो है हम झंडे से प्रेरणा लेकर के, अगर हर व्यक्ति, मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, देश के हितों को आगे रख के करें, तो हमारे देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश होने से किसी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सर मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूँ, सब लोग मिल करके झंडा लगाएं, देश के लिए आप समर्पित रहें लोग। तो देखिए जो बीच में जो हमारी जो खाई खोदी जा रही है ना, ये आरएसएस, मुसलमान, ये जो गलतफहमी अगर आप कहते हैं, तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम बैठे हैं आपस में। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप बताइए उलमा कराम को, भाई हमको मुसलमान तो मुझे गलत लगता है। नहीं, ये समाज की बात बहुत अच्छी है, मैं एक इसमें जोड़ दूं। देखिए शुरू करिए ना। एक दुर्भाग्य की क्या बात है कि आज़ादी के 60 साल बाद यदि हमारा विखंडित तस्वीर विश्व के सामने जा रहा है कि हम राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर लड़ रहे हैं। देखिए कितनी दुख की बात है कि एक पार्लियामेंट का शुरुआत किसने किया? आप सुन आप अरे बात तो सुनिए, राष्ट्रगीत चल रहा है और पार्लियामेंट का एक मेंबर नहीं गाता है, बाइकआउट चल रहा है पार्लियामेंट का। पूरे विश्व में आपने क्या तस्वीर दी है सर? मैंने क्या राष्ट्रगीत किसी एक व्यक्ति का है? तो क्या मुसलमान वंदे मातरम के गाने पर, वंदे मातरम में गाने पर इस्लाम खतरे में आ जाता है? अबू आजमी साहब किसी ने कंडेम नहीं किया ना? राष्ट्रगान के गाने पर इस्लाम खतरे में आ जाता है। बहुत लोगों ने कंडेम किया। आप उन एलिमेंट्स को आप साइड लाइन कीजिए जो एलिमेंट्स मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। 1987 में 3 बच्चों ने, वो जो बच्चों को पे केस हुआ था, उन्होंने राष्ट्रगीत नहीं गाया था, ठीक है? उन बच्चों पे केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि अगर इन्होंने खड़े हो गए, ये नहीं गाया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है? और एक हाई कोर्ट की रूलिंग, ये होम मिनिस्ट्री की रूलिंग भी है कि अगर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, स्क्रीनिंग कुछ हो रही है और बीच में कहीं आ जाता है राजगीत, तो नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि लोगों को देखने, जो व्यूअर हैं उनको तकलीफ होती है। आज इस बहस का सबसे निचोड़ जो है, वो निचोड़ है कि हम सब भारतीयों को, चाहे वो मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे संस्थानें हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी, बिल्कुल सबको अपने अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। अगर ऐसे एक संकल्प ये करना चाहिए कि जो क्षुद्र मानसिकता के लोग वंदे मातरम, जनगण मन, राष्ट्र ध्वज पर विवाद पैदा करते हैं, उनकी मानसिकता में किसी धर्म की रक्षा या किसी धर्म का संकट नहीं होता है। उनकी मानसिकता में वही 47 के पहले की मनोवृत्ति होती है कि इस देश को बांट कर रखो। मानसिक बंटवारा नहीं होना चाहिए। यदि मानसिक बंटवारा होता है तो इसका जवाब मेरे पास सुन लीजिए आप। अगर मेरा धर्म, आपका धर्म कुछ कहता है, आप अपने धर्म करोगे, मेरा धर्म कुछ कहता है, मेरे अपने धर्म में करो। मेरा धर्म कहता है कि सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सर नहीं झुकाना है। तो वंदे मातरम पे सर का झुका रहा है? सुनिए ना, मैं नहीं कर सकता। मैं इसी जमीन पर दिन में 5 बार सजदा करता हूँ, इसी जमीन में 5 बार सजदा करता हूँ, लेकिन मैं इसकी पूजा नहीं करता हूँ, मैं पूजा अल्लाह की करता हूँ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वंदे मातरम को पूजा, भारत माता को माता मानने में क्या तकलीफ है? क्या संसद में जब आप आएंगे और वहां पर जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा तो आप खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल खड़ा होऊंगा। तो आप कैसे कह रहे हो कि वंदे मातरम? संसद का समापन होता है तो वंदे मातरम होता है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, ये सब लोग खड़े होते रहे। इन्होंने शुरुआत से खड़े होते रहे। आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो, मैं समझ गया था थोड़ा सा ही। ये मौलाना साहब बैठे हैं, मजहबी मकामात जहां नेशनल एंथम है ये, मजहबी मकामात के लिए नहीं कह रहा हूं मैं मस्जिद के लिए नहीं कह रहा, मैं मस्जिद के लिए नहीं कह रहा, मैं मस्जिद के लिए नहीं कह रहा। मस्जिद मंदिर ये सब अलग है। राष्ट्र धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म है भाई साहब, राष्ट्र धर्म है जनगण मन, राष्ट्र धर्म है तिरंगा। सुन लीजिए ना, नेशनल एंथम मजहब अलग है। सुन लीजिए ना, नेशनल एंथम अलग है, नेशनल सॉन्ग अलग है। नेशनल एंथम जब भी कहीं भी गाया जाता है, मुसलमान भी उसके इज्जत में, उसके आदर में खड़ा होता है। कहीं भी झंडा लहराया जाता है, मुसलमान भी खड़ा होता है, चाहे मदरसा हो चाहे कोई भी। वंदे मातरम में जहां तक नेशनल सॉन्ग का सवाल है,
नेशनल एंथम अलग चीज़ है, नेशनल सॉन्ग अलग चीज़ है। नेशनल सॉन्ग में बाज ऐसे अल्फाज आए हैं जो मुसलमानों के लिए कहना जो है उनके मजहब के नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है। इंडोनेशिया के मुसलमानों को तकलीफ नहीं है राम से जुड़ने में। इंडोनेशिया के मुसलमानों को तकलीफ नहीं, राम का नाम भी तो नहीं है चित्र लगाने में। इंडोनेशिया के मुसलमानों को तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान बात करो ना भाई साहब, क्या लेना देना? अभी इस्लाम खत्म हो गया। नहीं तो क्या रामचंद्र जी की कोई मुखालफत कर ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं हम हर गांव में राम मंदिर बनाएंगे, आप बनाइए। कोई उसकी वंदे मातरम था और गाने के लिए वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद में था आजादी की लड़ाई के लिए। सर आज भी जरूरत पड़ेगी तो सरहद पर जाकर खून दे देंगे सर। मैंने कहा, मैं इस पर आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं कहा इस्लाम की जो व्याख्या आप इस तरह से करते हैं कि संविधान और राष्ट्रगीत उसके नीचे आ जाए, ये ठीक नहीं। लेकिन हर धर्म से बड़ा है राष्ट्र धर्म। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये ठीक है जी। इस मुल्क के मुसलमानों को अपनी हुब्बुल वतनी किसी पे ना साबित करने की जरूरत है, ना किसी से उसका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। ठीक है जी। हम अपने मुल्क से मुजाहिरा करने की जरूरत है जनाब, करते हैं। अगर मुजाहिरा नहीं करोगे तो कोई नहीं मानेगा। आपको उसको मुजाहिरा भी करना पड़ेगा, हमें मैदान अमल में आकर मुजाहिरा भी करना पड़ेगा। भाई साहब देखिए, मैंने एक ही बात बोला ना कि हर 15 दिन महीने में संघ परिवार के साथ और मैं कहना मुसलमानों की बैठक होना चाहिए। जो गलत फहमी है उसको दूर करिए, इस देश में भाईचारगी बढ़ाइए, हिंदू मुस्लिम के बीच देश में भाईचारा है उसको मजबूत करना है। नहीं भाईचारा नहीं बढ़ा, आप लोग तोड़ देते हैं। सवाल ही नहीं है, हमने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम कभी नहीं किया। ऐसी चीजें लेके आते हैं कि आप कह रहे हो वंदे मातरम। बस एक इसका कंक्लूड मैं करना चाहता हूँ कि मेरा मतलब यह है कि भारत में भारतीयता जो है वो हमारा मूल चरित्र है, मूल पिंड है जी। उस मूल पिंड के जितने आयाम हो सकते हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान, जो प्रभात जी बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्र धर्म होता है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, राष्ट्र धर्म के जो अवयय होते हैं उससे आप सिलेक्टिवली नहीं जुड़ सकते हैं। संविधान कहता है कि तुमको ये वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाने का अधिकार नहीं है। संविधान कहता है कि तुमको वंदे मातरम पढ़ने पर ही तुमको राष्ट्रीयता मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। कहाँ कहता है मेरा संविधान? नहीं कहता। कैसी बात करते हो? ऐसा सबसे यही अपील है कि नेशनल फ्लैग को सब लोग अपने अपने यहाँ लहराएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत कोई मदरसा उससे बचे नहीं। नहीं वाकई में कोई मदरसा, कोई घर की बात की। मदरसा और आरएसएस का स्कूल, आरएसएस का हेड ऑफिस, कोई बचे नहीं, कोई नहीं बचेगा।